दुनिया के इतिहास में लगभग सारे युद्ध और क्रांतियों की जड़ में आर्थिक वजहें शामिल रही हैं। व्यापार के बहाने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और फिर उसने रेगुलेट करने के बहाने ब्रिटिश रूल वो ले आई अपने साथ। हम सैकड़ों साल अंग्रेजों के राजनीतिक और आर्थिक गुलाम बने रहे। 19वीं सदी में राजनीतिक समीकरण वापस हिंदुस्तानियों के हक में कैसे बने, इस पर हमने बहुत बात की है। लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी छीनने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ना भी जरूरी था और इस मामले में भारत के स्वदेशी मूवमेंट का बड़ा महत्व है। इसी स्वदेशी की भावना के इर्द गिर्द 19वीं सदी में कई भारतीयों ने बड़ी बड़ी कंपनी शुरू की, जिनमें एक बड़ा नाम खास है। खास इसलिए क्योंकि इसने भारत के समुद्री व्यापार पर अंग्रेजों के कब्जे को चुनौती दी। इसे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी शिपिंग कंपनीज में से एक माना जाता है। गुजरात के व्यापारी वालचंद हीराचंद दोषी और उनके साथी नरोत्तम मोरारजी किलाचंद देवचंद और लल्लूभाई श्यामल दास ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था। ये किसी भारतीय की पहली लार्ज स्केल शिपिंग कंपनी थी जिसके जहाज ने पहली बार इंडिया से यूरोप तक की यात्रा की थी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख के हिस्से आने वाली भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 5 अप्रैल है और आज की तारीख का संबंध है उस पहली स्वदेशी शिपिंग कंपनी से जिसने समुद्र में अंग्रेजों की बादशाहत को चुनौती दी थी। हीराचंद ग्रुप के फाउंडर वालचंद हीराचंद आज़ादी के दौर के दिग्गज भारतीय व्यापारी माने जाते हैं। साल 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वालचंद हीराचंद और उनके दोस्तों ने ग्वालियर रियासत के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया से उनका जहाज खरीदा था जिसका नाम था SS लॉयल्टी। माधवराव के पास ये जहाज कहां से आया, इस सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल इस जहाज का असली नाम RMS इम्प्रेस ऑफ इंडिया था। ये 1890-91 में इंग्लैंड में बनाया गया था और कैनेडियन पैसिफिक कंपनी का हिस्सा हुआ करता था। उस दौरान इसका सी रूट कनाडा के पश्चिमी तट से शुरू होकर सुदूर पूर्वी इलाकों तक हुआ करता था। इसके बाद इसे ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया ने खरीद लिया। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, भारत सरकार में मंत्री जो फिलहाल चल रहे हैं 2022 में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया इन्हीं माधवराव सिंधिया के पौत्र हैं। दादाजी का नाम सिंधिया वंश में और पीछे चलेंगे तो एक और माधवराव सिंधिया आपको मिलेंगे। इसलिए जिन्होंने कैनेडियन जहाज इम्प्रेस ऑफ इंडिया को खरीदा था उन्हें माधवराव सिंधिया द्वितीय कहा जाता है। अब वापस जहाज की कहानी पर आते हैं। माधवराव ने जहाज का नाम बदलकर SS लॉयल्टी कर दिया और इसे प्रथम विश्व युद्ध में घायल हुए भारतीय सैनिकों के लिए बतौर हॉस्पिटल शिप इस्तेमाल किया गया। इसे 1919 में वालचंद और उनके दोस्तों ने माधवराव से फिर खरीद लिया। हीराचंद का बिजनेस प्लान था कि जिस तरह विश्व युद्ध के दौरान शिपिंग इंडस्ट्री बढ़ी है, बाद के सालों में भी बढ़िया चलेगी। हालांकि कुछ ब्रिटिश कंपनीज जैसे कि पेनिनसुलर एंड ओरिएंटेशन स्टीम नेविगेशन कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी उस वक्त काफ़ी मजबूत थी और भारतीय व्यापारियों के लिए राजनीतिक दिक्कतें भी कम नहीं थी। इनके चलते एक सशक्त भारतीय शिपिंग कंपनी खोलने की अब तक की कोशिशें जितनी भी हुई थी, सफल नहीं हुई थी। मिसाल के तौर पर बाल गंगाधर तिलक के शिष्य और तमिल भाषी फ्रीडम फाइटर वल्लियप्पन पिल्लई ने अक्टूबर 1906 में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी SSNC शुरू की थी। पिल्लई खुद बैरिस्टर थे, वकील, और समुद्री व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी से मुकाबला करना चाहते थे। इसीलिए 10 लाख रुपए की लागत से SSNC को शुरू किया था। पिल्ले के समुद्री जहाज तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट से कोलंबो जाने आने लगे। अब अंग्रेजों को ये रास नहीं आया ऑब्वियसली, और उन्होंने पिल्ले की जहाज कंपनी को खत्म कर दिया। इसके जहाज़ों को ब्रिटिश शिपिंग कंपनी में शामिल कर लिया गया और इस पूरी कार्रवाई के दौरान पिल्लई जेल में रखे गए। इसके बाद वालचंद और नरोत्तम मोरारजी ने मिलकर एक नई कंपनी खोली, नाम रखा सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी ने SS लॉयल्टी को दोबारा तैयार किया और 5 अप्रैल 1919 यानी आज के दिन SS लॉयल्टी ने यूनाइटेड किंगडम तक का सफर तय किया। इंडियन शिपिंग हिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी ये, क्योंकि इस वक्त तक भारत के सभी समुद्री रास्तों पर ब्रिटिश नियंत्रण हुआ करता था, कब्जा हुआ करता था। इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए पहली बार साल 1964 में शुरू होकर 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाने लगा। सिंधिया स्टीम नेविगेशन चूंकि सफलतापूर्वक संचालित हुई, इसलिए इसे पहली स्वदेशी शिपिंग कंपनी माना गया। हरिजन और यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और असहयोग आंदोलन पर जो कॉलम लिखे, उनमें इस कंपनी का भी उल्लेख है। शुरुआत में कंपनी सिर्फ यात्रियों के लिए जहाज चला रही थी। बर्मा की शिपिंग कंपनियां और हज यात्रियों को ले जाने वाली सऊदी अरब की कंपनियां इसमें साझेदार थीं। लेकिन इधर ब्रिटिश कंपनी P&O से तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था, इसीलिए कंपनी को अपने जहाज कार्गो सर्विसेज में लगाने पड़े। ब्रिटिश कंपनियों के साथ किराए की प्रतिस्पर्धा और समुद्री रास्तों के चुनाव को लेकर भी विवाद चलते रहे।
जिनके चलते व्यापार प्रभावित हो रहा था। और साल 1923 में वालचंद को P&O और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया दोनों कंपनियों से एक समझौता करना पड़ा। समझौते के तहत सिंधिया स्टीम नेविगेशन को अगले 10 सालों के लिए तटीय व्यापार तक सीमित कर दिया गया। माने अब वालचंद के जहाज सिर्फ भारतीय तटों पर माल लेकर आ जा सकते थे। हालांकि कंपनी को व्यापारिक विस्तार का अधिकार अभी भी मिला हुआ था। 1928 से कोस्टल शिपिंग को भारतीय जहाजों के लिए रिजर्व किए जाने की मांग उठने लगी, जो आजादी के बाद तब पूरी हुई जब साल 1951 में सिंधिया कंपनी इंडियन कोस्टल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनती है। आजादी के पहले तक सिंधिया को कड़ी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी थी। कंपनी बड़ी मुश्किल से अपना नाम बचा पाई थी। साल 1941 में कंपनी ने अपना पहला शिप बिल्डिंग यार्ड बनाया था, जहां 1948 में 8000 टन वाला जलासुहा स्टीम शिप बनाया गया। आजादी के बाद सिंधिया को सरकारी मदद मिलने लगी। अब कंपनी का व्यापार अमेरिका और यूके तक बढ़ गया था। कई छोटी सहयोगी कंपनियां बंद हो गई थीं। 60 का दशक आते आते सिंधिया ने जर्मनी, पोलैंड और कनाडा तक अपने जहाज भेजने शुरू कर दिए थे, बड़े मालवाहक। और अगले कुछ सालों में भारतीय शिपिंग कंपनियों को भी सिंधिया में बुला लिया गया। कुछ और कंपनीज थी जिनको कंसोलिडेट किया गया सिंधिया में। कंपनी की हालत अब ठीक होने लगी, लेकिन 1980 की वैश्विक मंदी के दौर में सिंधिया को अपना काम रोकना पड़ा। उसके बाद कुछ वक्त के लिए कंपनी ने ठीक ठाक व्यापार किया, कई नए जहाज उतारे। इंदिरा गांधी जैसी देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां नए शिप्स के लॉन्च पर मौजूद भी रहती थी। लेकिन आज भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री में सिंधिया अपना अस्तित्व खो चुकी है और इसकी जगह एसआर शिपिंग कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों ने ले ली है। सिंधिया के मार्केट कैप की बात करेंगे तो इसके शेयर प्राइस गिरने की वजह बताएंगे तो कहानी में हमारे फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी की तरह हालत हो जाएगी, वैसा किस्सा बन जाएगा। वहां हम ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं। और जहां तक इतिहास की बात है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन के बेड़े में जहाज़ों की संख्या भले न के बराबर रह गई हो, लेकिन स्वास्तिक के निशान वाला कंपनी का झंडा लगाए एसएस लॉयल्टी जहाज जब पहली बार पानी में उतरा, तब पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया था कि ये भारतीय समुद्री व्यापार और भारत पर ब्रिटेन का नियंत्रण खत्म होने की शुरुआत है। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था उत्सव ने। उत्सव ही तारीख के तमाम एपिसोड को एडिट भी किया करते हैं। आज उनसे आपका इस तरह भी हम तारुफ करा रहे हैं। देखते रहिए डी लर्निंग टॉक।